जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। 2024 का बीजेपी का जो चुनाव प्रचार अभियान है पूरी तरह गलत सूचना और मुसलमानों से नफ़रत पर आधारित है। 2024 के चुनाव अभियान में गलत जानकारी की कितनी बड़ी भूमिका होगी, यह सवाल कई प्लेटफॉर्म्स पर बहुत से लोगों द्वारा पूछा गया है। हालांकि सवाल का जवाब बिल्कुल साफ होता जा रहा है। फिलहाल भाजपा का लोकसभा 2024 का चुनाव अभियान झूठ, गलत और सांप्रदायिक नफ़रत पर मजबूती से खड़ा नज़र आ रहा है और इसे भाजपा का आईटी सेल और अमित मालवीय फैलाने में लगे हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद सोशल मीडिया पर भाजपा की हालात आप मेरे इस वीडियो में जान सकते हैं। इस पूरे अभियान को पीएम नरेंद्र मोदी ही नेतृत्व कर रहे हैं। 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बांसवाड़ा में दिया गया भाषण, जिसमें उन्होंने कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर उनके खास लोगों को बांटने की गहरी साजिश रचकर बैठी है। 2-3 दिन पहले मैंने कांग्रेस की इस वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश किया था। इससे कांग्रेस और उसको सिस्टम में उनको इतनी मिर्ची लगी है कि वो हर तरफ गालियां देने में टूट पड़े। जो आए वो मोदी को गाली दे। अपने दर्शकों को गलत सूचना और सांप्रदायिक नफरत का कॉकटेल परोसा। इसका सिर्फ एक उदाहरण मात्र था। हिंदुओं की संपत्ति छीनने के लिए मुसलमानों को घुसपैठिए और ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले कहकर उनके अपमानजनक संदर्भ पर विपक्ष और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। और फिर उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा गया था कि महिलाओं के पास मौजूद सोना, खासकर उनका मंगलसूत्र, छीन लिया जाएगा और मुसलमानों को दे दिया जाएगा। अल्ट न्यूज़ ने इसकी पड़ताल की थी और पाया कि इस तरह की कोई बात नहीं कही गई है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को गहरा करने के लिए नरेंद्र मोदी चुनाव के बीच पूरे राजनीतिक विमर्श को, चर्चा को उस दिशा में ले जाना चाहते हैं जहां हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने के लिए कांग्रेस को मुस्लिम साठगांठ के रूप में दिखाया जा सके। मोदी के बाद से भाजपा के हर बड़े नेता ने यही बात दोहराई है और मुसलमानों का ये तिरस्कार, हिंदुओं की नौकरियों और संपत्तियों को हड़पने वालों के रूप में दिखाना आरएसएस भाजपा के हिंदू खतरे में है कि बड़े सांप्रदायिक एजेंडे के भीतर अच्छी तरह से फिट बैठता है। 23 अप्रैल को राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर निर्वाचन क्षेत्र में मोदी ने उन्हीं झूठ को दोहराया जिसका उन्होंने बांसवाड़ा भाषण में सहारा लिया था। उन्होंने 2 दिन पहले के अपने शब्दों का जिक्र करते हुए कहा कि जब मैं 1 दिन पहले राजस्थान आया था तो अपने 90 सेकंड के भाषण में मैंने देश के सामने कुछ सच्चाइयाँ रखी। इससे पूरे कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में इतनी खलबली मच गई। मैंने देश के सामने सच्चाई रखी कि कांग्रेस ने आपकी संपत्ति छीनने और अपने चहेतों में बांटने की गहरी साजिश रची है। मैंने कुछ दिन पहले इसका खुलासा किया था। 35 मिनट के भाषण में मोदी 15 मिनट से ज़्यादा समय तक कांग्रेस मुस्लिम मिलीभगत के सिद्धांत पर ही चर्चा करते रहे। गौरतलब है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र के प्रकाशन के तुरंत बाद मोदी ने इसे मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र कहा था। टोंक में उन्होंने अपने दर्शकों से भाजपा को वोट देने का आग्रह किया ताकि वे सुनिश्चित हो सके कि राज्य में रामनवमी मनाई जाएगी, साथ ही हनुमान चालीसा भी गाई जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है कि आपकी संपत्ति का वे सर्वे करेंगे। आपकी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे और फिर आपकी सारी संपत्ति, ज़रूरत से ज़्यादा जो भी होगा उन पर कब्जा करेगी उनकी सरकार और फिर वे लोगों में बांट देंगे। अगर आपके पास 2 घर है तो 1 घर ले लेगी, आदि आदि। धन बांटने पर एक सवाल का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने 29 अप्रैल को टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में मुसलमानों के बीच बहुसंख्यकों की संपत्ति बांटने की कांग्रेस की भयानक योजना पर अपने दावे दोहराए और इसे माओवादी सोच और विचारधारा कहा। हमें कांग्रेस की इस भयावह योजना को एक बेकार धमकी नहीं मानना चाहिए। यह खतरा बहुत वास्तविक है। यह माओवादी सोच और विचारधारा का स्पष्ट उदाहरण है। कांग्रेस और उसके युवा राज को ऐसे माओवादी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए देखना दुखद है।
जो विनाश का नुस्खा है। हमारा संविधान सभी अल्पसंख्यकों की संपत्ति की रक्षा करता है। इसका मतलब यह है कि जब कांग्रेस पुनर्वितरण की बात करती है तो वह अल्पसंख्यकों की संपत्तियों को नहीं छुएगी, वक्फ की संपत्तियों को नहीं छुएगी, लेकिन उसकी नज़र अन्य सभी समुदायों की संपत्तियों पर होगी। बताइए कैसी नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हुए देश के प्रधानमंत्री आपको लग रहे हैं। मैं इस पर विस्तार से कई वीडियो बनाया हूँ, आप उन्हें देख सकते हैं। इन दावों और प्रतिदावों की एक प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा, आप एक एक करके उन्हें देख सकते हैं। जबकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में संपत्ति सर्वेक्षण और वितरण का कोई जिक्र नहीं है। फर्स्ट पोस्ट, बूम लाइट, एबीपी लाइव, एनडीटीवी सहित अल्ट न्यूज़ जैसी कई मीडिया आउटलेट्स ने प्रधानमंत्री के झूठे दावे को उजागर किया। पीएम मोदी के घुसपैठिए वाले बयान के अगले ही दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक रैली को संबोधित किया। भाई और बहनों, मैं आज आपको कहने आया हूं, अभी अभी कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लगी है। मोदी जी ने उनके घोषणा पत्र में से सबकी संपत्ति का सर्वे करने का कहा है। मोदी जी ने कल कहा क्यों करना है इस सर्वे को। कांग्रेस पार्टी पूरी नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रही है। मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है। राहुल बाबा देश के नाम में स्पष्ट करे। और मनमोहन सिंह, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था संसाधन पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, आदिवासी दलित का नहीं है, आदिवासी दलित का नहीं है। भाई और बहनों, देश भर के मठ मंदिर और सबकी संपत्ति पर जो नजर है वो पैसा कहां जाना वाला है। मनमोहन सिंह को याद करो, उन्होंने कहा कि पैसा पर, रेवेन्यू पर, संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी का है। ये कांग्रेस पार्टी कहती है। अमित शाह ने पूछा कि कांग्रेस संपत्ति का सर्वे क्यों कराना चाहती है। उन्होंने राहुल गांधी को चुनौती दी कि वो भारत की जनता के सामने आकर सफाई दें कि क्या कांग्रेस के घोषणा पत्र में किसी सर्वेक्षण की बात कही गई है। जैसा कि पहले ही जिक्र किया गया है, कांग्रेस के घोषणा पत्र में धन सर्वेक्षण के बारे में बात नहीं की गई है। इसमें धन के पुनर्वितरण की बात भी नहीं की गई है, विशेष समुदाय के बीच तो दूर की बात है। अमित शाह ने 26 अप्रैल को मध्य प्रदेश के गुना में और 28 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में भाषण दिया। दोनों जगहों पर उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये साफ कर दिया गया था कि पार्टी शरिया कानून लागू करना चाहती है और 3 तलाक को फिर से लागू करना चाहती है। उन्होंने मध्य प्रदेश में अपने भाषण में कहा, कांग्रेस घोषणा पत्र को ध्यान से पढ़ें। उन्होंने कहा कि वे मुस्लिम पर्सनल लॉ और 3 तलाक को फिर से लागू करेंगे। आप मुझे बताएं, क्या यह देश शरिया से चल सकता है। छत्तीसगढ़ में अमित शाह ने कहा कि वे अल्पसंख्यकों के लिए एक अलग कानून बनाएंगे। बताओ, क्या इस देश को शरिया के मुताबिक चलना चाहिए? क्या 3 तलाक को दोबारा लागू किया जाना चाहिए? कांग्रेस के घोषणा पत्र में 3 तलाक या शरिया का कोई जिक्र नहीं है। व्यक्तिगत कानूनों के बारे में घोषणा पत्र में रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक टाइटल वाले हिस्से में कहा गया है, पहला तो ये कि कांग्रेस ये सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक नागरिक की तरह अल्पसंख्यकों को भी पोशाक, भोजन, भाषा और व्यक्तिगत कानून चुनने की स्वतंत्रता हो। और दूसरा उसमें था कि हम व्यक्तिगत कानूनों में सुधार को प्रोत्साहित करेंगे। ऐसा सुधार संबंधित समुदायों की भागीदारी और सहमति से किया जाना चाहिए। मोदी कैबिनेट में तीसरे नंबर पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 24 अप्रैल को विशाखापत्तनम में एक बैठक को संबोधित किया, जिसे बौद्धिक बैठक कहा गया, मतलब इंटेलिजेंट लोगों के बीच। राजनाथ सिंह ने अपने भाषण की शुरुआत इस बात से की कि मोदी शासन में वैश्विक मंच पर भारत का कद काफ़ी बेहतर हुआ है। और फिर उन्होंने दर्शकों को वार रुकवा दी वाली कहानी भी सुनाई, जो इतनी अविश्वसनीय है कि अब ये एक मीम में बदल गई है कि पापा मोदी जी ने वार रुकवा दी। हमारे प्रधानमंत्री ने तुरंत रूसी राष्ट्रपति श्री पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति श्री जेलेंस्की से बात की और युद्ध को 4.5 घंटे के लिए रोका गया। बुद्धिजीवियों ने खुशी से तालियां बजाई। बुद्धिजीवियों को बुद्धि की दाद देनी पड़ेगी, इस पर भी तालियां दे रहे हैं जो झूठी खबर है। अब आप भी थोड़ा सुन लीजिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तुरंत वहाँ मिस्टर पुतिन से बात की, रशिया के प्रेसिडेंट से, और मिस्टर जेलेंस्की जो हमारे प्रेसिडेंट
यूक्रेन के, दोनों से बात की और 4.5 आवर्स के लिए वार रुक गई। कई लोगों को पता है कि केंद्रीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने 3 मार्च 2022 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस दावे का खंडन करते हुए कहा था कि यह अनुमानित करना कि किसी ने बॉम्बिंग रोक दी या ऐसा कुछ जहां हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यह बिल्कुल गलत है। उनके भाषण में जल्द ही मुस्लिम सवाल भी आ गया। राजनाथ सिंह ने कहा कि मुस्लिम तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस के डीएनए में थी, जिसने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर देश को धर्म के आधार पर बांटने का काम किया। ये अलग बात है कि वो विश्व हिंदू परिषद के लोग मुस्लिम लीग के साथ ही आज़ादी के समय सरकार चला रहे थे। उन्होंने फिर आगे जोर देकर कहा कि भाजपा ने कभी भी जाति, पंथ और धर्म का राजनीतिकरण नहीं किया। राजनाथ सिंह ने इस पर जोर दिया और कहा कि आंध्र प्रदेश कांग्रेस के सांप्रदायिक एजेंडे की पहली प्रयोगशाला थी और इसे गंदा खेल कहा। 2004 और 2010 के बीच कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण लागू करने के लिए 4 बार कोशिश की, लेकिन कानूनी प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट की सतर्कता के कारण वे अपने मिशन में नाकामयाब रहे। उन्होंने आगे कहा, अब 2024 में कांग्रेस जो मैनिफेस्टो लेकर आई है उसके भीतर फिर से मुस्लिम रिजर्वेशन का दांव इनडायरेक्टली बड़ी चालाकी से चला गया है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कांग्रेस की इस चालाकी को एक्सपोज किया है, तो कांग्रेस आज पूरी तरह उनके ऊपर अटैक करने पर आमदा है। कांग्रेस कहती है कि प्रधानमंत्री इज टेलिंग ए लाई, झूठ बोल रहे हैं, जब सच्चाई यह है कि कांग्रेस खुलेआम इस देश की जनता की आंखों में धूल झोंक रही है। कांग्रेस के इलेक्शन मैनिफेस्टो में माइनॉरिटी वाले सेक्शन में सेक्शन 3 और 6 को एक साथ पढ़ने पर यह साफ हो जाता है कि कांग्रेस की मंशा क्या है। फिर उन्होंने इन दोनों सेक्शन को पढ़ा जो इस प्रकार है, हम अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों और युवाओं को शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, सेवा, खेल, कला और अन्य क्षेत्रों में बढ़ते अवसर का पूरा लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित और सहायता करेंगे। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा, देखभाल, सार्वजनिक क्षेत्रों में बिना किसी भेदभाव के रोजगार, सार्वजनिक निर्माण अनुबंध, कौशल विकास, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों के अवसरों का उचित हिस्सा मिले। राजनाथ सिंह ने कहा, निष्पक्षता सुनिश्चित करने का ये वादा पिछले दरवाजे से धर्म आधारित आरक्षण लाने के लिए तैयारी थी। इसके बाद उन्होंने इसका मतलब निकालते हुए कहा कि ये सभी प्रावधान सचर कमेटी की रिपोर्ट पर आधारित थे, जिसमें भारतीय सेना को धर्म के आधार पर विभाजित करने की मांग की गई थी। इस साल का घोषणा पत्र सरकारी नौकरियों में धर्म के आधार पर आरक्षण का संकेत देता है। अगर ये लागू हुआ तो सशस्त्र बल भी इसके दायरे में आ सकते हैं। इससे भारत की एकता और अखंडता पर असर पड़ेगा। जबकि फैक्ट ये है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में धर्म आधारित आरक्षण का कोई जिक्र नहीं है। घोषणा पत्र के समानता वाले खंड में तीसरा पॉइंट बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों और समुदायों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण लागू करने का वादा करता है। डॉक्यूमेंट में सचर कमेटी की रिपोर्ट का कोई भी जिक्र नहीं है। रक्षा मंत्री विशेष रूप से वार रुकवादी के दावे से प्रभावित होंगे, क्योंकि वैजाग बैठक से एक दिन पहले उन्होंने 23 तारीख उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के बिसाहड़ा गांव का दौरा किया था, जहां उन्होंने गौतम बुद्ध नगर के भाजपा के उम्मीदवार महेश शर्मा के समर्थन में एक रैली की थी। उन्होंने उसे वहां भी दोहराया। असल में उन्होंने पहले भी अनगिनत बार ये झूठा दावा किया है। अप्रैल 15, 2024, जनवरी 10, 2024, 14 मई 2023। जब एक झूठ बार बार दोहराया जाता है तो वो सच का रूप ले लेता है। ये प्रचार का एक नियम है, जिसका क्रेडिट अक्सर नाजी विचारक जोसेफ गोएबल्स को दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 23 अप्रैल को अमरोहा में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। उन्होंने ये दावा दोहराया कि कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में देश में शरिया कानून लागू करने का इरादा जताया था। बीजेपी के बुलडोजर न्याय के पोस्टर बॉय ने पूछा, क्या ये देश डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा या किसी शरीयत से? उन्होंने कुछ देर इस मुद्दे पर चर्चा की और बताया कि पर्सनल लॉ यानी शरिया कानून करने का वादा कांग्रेस के घोषणा पत्र में इसीलिए किया गया था क्योंकि पीएम मोदी ने 3 तलाक बंद कर दिया था। यूपी के संभल निर्वाचन क्षेत्र में एक अन्य भाषण में उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुसलमानों को गाय काटने की खुली छूट देने का वादा किया गया था। बताइए कितनी हास्यास्पद और बचकानी बातें ये लोग कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए दावा किया कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में कांग्रेस के हाथ के साथ विदेशी ताकतों का हाथ नजर आता है।
जो आपके संतान की संपत्ति मुसलमानों को देना चाहते हैं, देश के परमाणु हथियार को ख़त्म करना चाहते हैं, जातिवाद और क्षेत्रवाद पर देश को बांटना चाहते हैं। तय आपको करना है कि आपके संतान की संपत्ति उसको मिले या मुसलमानों को। गजब की बेशर्मी से ये लोग भाषण देते हैं। यही सब कारण होंगे कि आज इनके सोशल मीडिया को कोई नहीं देख रहा है, खुद भाजपा वाले लोग भी। ऊपर बताए सभी भाषणों में एक बात साफ तौर पर स्पष्ट थी, वह यह कि मतदाताओं को सांप्रदायिक रूप से ध्रुवीकरण करने की कोशिश। जैसा कि अल जजीरा के आर्टिकल में लिखा गया है, भाजपा 2024 के चुनावों को हिंदू बनाम मुस्लिम लड़ाई में बदलने की अपनी कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। एक आर्टिकल था, उसका टाइटल था, मोदी ने भारत के मुसलमानों को घुसपैठिया क्यों कहा, क्योंकि वो ऐसा कर सकते थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी की उग्र मुस्लिम विरोधी पिच का पता उनके आरएसएस प्रचारक के दिनों से लगाया है। ऐसी विभाजनकारी राजनीति की ज़रूरत पर विचार करते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, ये चिंता का संकेत हो सकता है कि मतदाताओं के साथ उनका रुख उतना दृढ़ नहीं है जितना माना जाता है। विश्लेषकों ने कहा, ये उस विभाजनकारी धार्मिक विचारधारा की एक प्रतिवर्ती अभिव्यक्ति मात्र हो सकती है जिसने शुरू से ही उनकी राजनीति को बढ़ावा दिया। अपेक्षित रूप से भाजपा के सोशल मीडिया योद्धाओं ने इस प्रस्ताव को अच्छे से उठाया, जिसमें एक्स और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर IT सेल और मौजूद अन्य इन्फ्लुएंसर शामिल हैं। जाति और धर्म से परे धन का समान वितरण करने का वादा करने वाले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के एक वीडियो को अमित मालवीय ने खतरनाक और विभाजनकारी बताकर किया था उसका शेयर। सिद्धारमैया ने पिछले साल मुसलमानों को संबोधित करते हुए कहा था कि आपको भी इस देश की संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए, आप भी भारतीय हैं, ये देश आपका और हमारा होना चाहिए, इस देश की संपत्ति आपकी है और हमारी है, इसलिए मैं इस देश की संपत्ति को भी आपको बांटने का काम करूंगा। इस मामले में मैं एक बात कहूंगा कि आपके साथ किसी भी कारण से गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा। मैं आपकी रक्षा के लिए काम करता हूं, उसी तरह जैसे मैं सभी धर्मों और जातियों के लोगों की रक्षा के लिए काम करता हूं। वीडियो को ऋषि बागरी और शशांक शेखर झा जैसे राइट विंग इन्फ्लुएंसर द्वारा हिंदुओं की संपत्ति छीनने और मुसलमानों को बांटने की कांग्रेस की योजना के सबूत के रूप में गलत तरीके से शेयर किया गया। ऋषि बागरी और अन्य यूजर्स ने एक मीम भी शेयर किया जिसमें मुसलमानों को एक हिंदू परिवार के घर पर कब्जा करते हुए दिखाया गया है। कैप्शन में कहा गया है कि वे आपके परिवार के घर, आपकी याद, आपके पसीने, आपकी कड़ी मेहनत, आपके जीवन की बचत के लिए आ रहे हैं। 30 अप्रैल को भाजपा ने अपने वेरीफाइड इंस्टाग्राम हैंडल बीजेपी फॉर इंडिया पर एक एनिमेटेड कैंपेन वीडियो जारी किया था जो पूरी तरह से मुसलमानों को नीचा दिखाने के बारे में ही। इसमें राहुल गांधी को पार्टी का घोषणा पत्र पकड़े हुए दिखाया गया है जो बाद में पाकिस्तान के झंडे में बदल जाता है। वॉइस ओवर में कहा गया है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो एक गैर मुसलमान से सारा पैसा और संपत्ति छीन लेगी और उन्हें अपने पसंदीदा समुदाय मुसलमानों में बांट देगी। इस वीडियो में आगे कहा गया कि भारत में प्राचीन काल से ऐसा होता आ रहा है। प्राचीन भारत असल में सुंदर था। हम इतने अमीर और समृद्ध थे कि सभी औसत नागरिक के पास बहुत सारा सोना और बहुत सारी संपत्ति, और इसी समृद्धि के कारण घुसपैठियों और लुटेरों ने भारत पर बार बार आक्रमण किया। उन्होंने हमारा सारा धन लूट लिया और आपस में बांट लिया। इसके अलावा उन्होंने हमारे मंदिरों को भी तोड़ दिया। कांग्रेस इस समुदाय के लोगों को सशक्त बना रही है। कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग की विचारधारा के अलावा और कुछ नहीं है। अगर आप गैर मुस्लिम हैं तो कांग्रेस आपकी संपत्ति छीन लेगी और उसे मुसलमानों में बांट देगी। नरेंद्र मोदी को इस दुष्ट योजना का पता है, सिर्फ उन्हीं के पास इसे रोकने की ताकत है। लेकिन बाद में ये वीडियो इंस्टाग्राम से डिलीट कर दिया गया। भारत में चुनावी मौसम के चरम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर प्रमुख भाजपा नेता द्वारा दोहराए गए झूठे, घृणित और कभी कभी अजीबोगरीब बयानों ने राजनीतिक चर्चा को दिशा देने का काम किया। इन्हें पार्टी के सोशल मीडिया इकोसिस्टम द्वारा बढ़ाया गया। उपरोक्त सभी भाषणों में मोदी सरकार द्वारा लाई गई बहुप्रचारित योजनाओं, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, आयुष्मान भारत वगैरह और नोटबंदी जैसे कदमों और मोदी सरकार द्वारा कोविड महामारी से निपटने का कोई जिक्र नहीं था, जिन्हें बीजेपी हमेशा अपनी उपलब्धियों के तौर पर पेश करती रही है। इस तरह आप देख सकते हैं कि कैसे भाजपा का 2024 का चुनाव अभियान गलत सूचना और मुस्लिम विरोधी नफरत पर आधारित है। उसी में बीच बीच में आदिवासी इलाकों में जाने पर आदिवासियों के आरक्षण को मुसलमानों को बांटने का झूठा तर्क मोदी जी देते हैं।
मैंने अपने इस वीडियो में उसका पर्दाफाश किया है, आप जाकर देख सकते हैं। तो इस तरह हिंदू मुसलमान के सांप्रदायिक एजेंडे के बीच दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण वाला मामला तड़का के रूप में मोदी जी खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आप पर निर्भर है कि आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं या नहीं। मैंने अपनी तरफ से पिछले वीडियो आदि में दिए गए तर्कों के अलावा एक जगह इस सांप्रदायिक एजेंडा को उजागर करने के लिए अल्ट न्यूज़ की पड़ताल के मार्फत चीज़ों को आपके सामने रख रहा हूँ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।